बंदा ही ऐसा होना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। वो कह रहा है इन 2021 द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर वाज 84 सेंट्स, अ कंपनी पोस्ट 9। कैलकुलेटर चाहिए? ये ओले उसका पेपर टू है। 1950 लेटर्स, फाइंड द कॉस्ट इन डॉलर्स टू पोस्ट दीज लेटर्स। तो एक लेटर जो है, कैलकुलेटर प्लीज जल्दी से निकाल लीजिएगा, साथ साथ करते जाइएगा। 1950 को मल्टीप्लाई कर दें 84 से, कितने सेंट्स बनते हैं? प्लस डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 भी। तो 1638 जो है वो डॉलर्स हो गए। वो कह रहे हैं 2022 में पोस्टिंग लेटर की जो है वो थी 96 सेंट्स। आपने परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है। तो आपको नई पूरी कॉस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। पहले 96 है, पहले 84 थी, अब 96 है। तो आपके पास इंक्रीज कितना आया? 96 माइनस 84 विच इज 12। तो 12 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस विच इज 84 मल्टीप्लाई बाय 100%, क्या बनता? ये बन गया सर 14.28। पूरा 28? ओके, 14.28, 14.2। अच्छा, बी पार्ट कह रहे कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर इज 96 सेंट्स, 15% डिस्काउंट व्हेन मंथली postage is more than $1,000. Company A posts 1,200 letters in 1 month. Company B posts fewer letters than Company A in the same month, लेकिन अमाउंट दोनों ने सेम पे की है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कंपनी ए जो है उसने 1200 लेटर पोस्ट किए हैं। ठीक है, और आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा अगर आपकी जो टोटल अमाउंट है वो $1,000 से ज्यादा बन रही है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि कंपनी बी ने लेटर कम पोस्ट किए थे लेकिन अमाउंट सेम पे की है। वो क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी बी की जो अमाउंट थी वो 1000 से कम थी, ए की 1000 से ज्यादा थी, उनको डिस्काउंट मिला तो दोनों की सेम प्राइस होगी। तो ए को देखें, ए की टोटल कितने पैसे बनते हैं? 1200 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइडेड बाय 100, कितना आता है? 96 मल्टीप्लाई बाय 12, कैलकुलेटर। 96 मल्टीप्लाई बाय 12, 1152 डॉलर जो है वो कंपनी ए ने पे करने थे, बट आफ्टर डिस्काउंट 15% डिस्काउंट मिला, विच मीन्स उन्होंने पे किया है 85% ऑफ द टोटल अमाउंट। डॉलर्स में कन्वर्ट कर 9। अच्छा, ये कंपनी ए ने पैसे पे किए हैं। अब कंपनी बी कितने पैसे पे करेगी? कंपनी बी पैसे पे करेगी 96 सेंट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स अमाउंट ऑफ लेटर्स डिवाइडेड बाय 100। डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि अमाउंट सेंट्स में है और हम डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्वल्स टू 997.2। यहां से आप इसको डिवाइड कर दें तो कितना बनता है? 9.96। डेसिमल में वैल्यू नहीं आ सकती, डेसिमल में वैल्यू नहीं आ सकती भाई, डेसिमल में वैल्यू नहीं आ सकती। आप लोगों ने ऊपर वाली अमाउंट ही गलत बताई है। ये वाली अमाउंट 979 थी। आमना कैलकुलेटर नहीं है? सर मैं करती हूँ एक सेकंड। मैंने कर लिया, अब मैं वैसे ही कह रहा हूँ। नहीं था, मैं अभी सो के उठी हूँ। हेलो, मैं ठीक हूँ। तो 1020 लेटर जो है वो पोस्ट करेंगे। क्योंकि पेपर 1 जो है वो हमने काफी ज्यादा कर लिए हैं। पेपर 2 अगर आपका हो जाए, पेपर 1 हो जाता। मुझे पता है ना।
थैंक यू सर। अच्छा, सी पार्ट कह रहे हैं कि इन 2022 द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ पार्सल विद a mass of 1 kg or less is $4.6. The cost increases by 1.1 for any additional 0.5 kgs. आपने 3.5 kg की कॉस्ट जो है वो फिगर आउट करनी है। तो 1.1 जो है वो हर एडिशनल केजी के लिए ऐड होता जाएगा, या 0.5 केजी के लिए ऐड होता जाएगा। तो पहले 1 केजी के लिए उसने $4.6 तो पे करने ही करने हैं, ठीक है। एडिशनल कितने केजी उसने किया, 2.5 केजी उसने और ऐड कर लिया। हर 0.5 केजी के लिए उसने 1.1 ऐड किया। तो 1.1 को आप कितनी दफा ऐड करोगे, 5 टाइम्स। तो ये 5.5 हो गया। 4.6 उसने पे करना ही करना था। तो टोटल कितनी इलेवन होगी, पॉइंट वन प्लस करेंगे माइनस की करेंगे। 10.1, 11.1। सर 10.1 ये ऑनलाइन जो है वो, अच्छा, मजे की बात चेक किए, एमबीएस का मैसेज आया सर मैं लेट हूँ, अपने घर से नहीं आ रहा, और वो रोज आके कहता है मैं घर से आ रहा हूँ, टाइम पे आता हूँ। बी पार्ट कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग पार्सल इंक्रीज बाय 7.2% आफ्टर द इंक्रीज। ठीक है। अच्छा, the cost of posting parcels increased by 7.2%. After the increase, the cost of posting a parcel is $13.5. Calculate the original cost of posting this parcel. तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, टेबल बना लें, ओरिजिनल वैल्यू आपकी फाइंड करनी है आपने, वो 100 के इक्वल हो जाएगी। 107.2, 13.4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो x इज इक्वल टू 13.4 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 107.2। भाई ऊपर वाले में 3.5 नहीं है, 2.5 है। 1 केजी की प्राइस अलग अलग हो चुके हैं। थैंक यू, वो तो मुझे ऑलरेडी पता। अच्छा, उसके बाद टू टू बहुत इजी है, वो अभी नहीं कर रहे, इसको बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखते हैं। उसपे कह रहे हैं कि 5 साइडेड स्पिनर है, उसकी 5 साइड्स है, 1 2 3 4 5। अच्छा, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे मैंने आपको 2 मार्क का एक क्वेश्चन करवाया था कि वो आपसे रीजनिंग पूछता है कि आप बता दें कि आपकी जो डाइस है वो बाइस वो बाइस है या वो फेयर डाइस है, ठीक है। अगर आपकी सारी फ्रीक्वेंसी सेम होती तो फिर वो फेयर डाइस होती। अगर आपकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, विच मींस आउटकम्स डिफरेंट है, दैट मींस वो बाइस डाइस है, फेयर नहीं है, ठीक है। सेकंड, अगर वो आपसे पूछ ले कि क्या रीजन है कि वो फेयर नहीं है, तो आपका सबसे पहला ये होगा कि उनकी आउटकम सेम नहीं है। सेकंड रीजनिंग आपकी ये होगी कि सिंस डेटा सेट बहुत बड़ा है, तो उस केस में आपकी जो डाइस है या आपका कॉइन है वो कभी भी फेयर नहीं रह सकता। क्योंकि अगर मैं कॉइन को 2 दफा टॉस करूं तो बाई चांस हो सकता है कि एक दफा टेल एक दफा हेड आ जाए, और मैं कह दूं जी कि 50-50 है। उस पर आप डिसाइड नहीं कर सकते। बट अगर आप 10 दफा टॉस करें और 4 दफा टेल और 6 दफा हेड आ जाए, विच मोस्ट लाइकली आइडियल केस में ऐसे ही होगा, तो उसका मतलब यह है कि वो कॉइन आपका फेयर नहीं है, ठीक है। और कोई भी चीज आइडियल सिनेरियो में फेयर नहीं होती, ठीक है। ए पार्ट कह रहे हैं कि आपने पाई चार्ट ड्रॉ किया, आप ए का एंगल निकाल दें। वही वाली बात दोबारा कि ए की फ्रीक्वेंसी 35 है, उसका एंगल हमने निकालना है। टोटल फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है 200। 200 का एंगल कितना है, 360। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x इज इक्वल टू 35 टाइम्स 360 डिवाइडेड बाय 200। आंसर बता दें क्या आता है, 63 डिग्रीज। बी पार्ट में कह रहे हैं कि आप बी पार्ट में कह रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट करें, अच्छा, प्रोबेबिलिटी 3 की। तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 28। टोटल कितना है, 200। अच्छा, इसका असल नाम क्या है, ये जो हमने बी पार्ट में वर्किंग की है इसका असल नाम क्या है? ये आपने क्या चीज फाइंड की है, प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं की है, इसको प्रोबेबिलिटी नहीं कहते, इसको कुछ और कहते हैं। आमना, इसको क्या कहते हैं बेटा? Possibility. नो,
अच्छा, मैंने कहा क्या कहते हैं इसे, कहती पॉसिबिलिटी। उसने अंग्रेजी में सिर्फ सिनोनिम निकाल दिया, उसे चाहिए कहते नहीं बेटा। फ्रैक्शन मुझे नहीं पता। इसको कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आप उसके कहने में स्टार्स के चैप्टर में निकालें तो उसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। बट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी सेम चीजें होती हैं। हाँ ना, तो अभी कर देता हूँ 7 और। तो अगर वो कभी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मांगे या प्रोबेबिलिटी मांगे, एक ही चीज है। सी पार्ट कह रहे हैं कि यूज द रिजल्ट्स टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट स्पिनर लैंड्स ऑन अ नंबर दैट इज अ फैक्टर ऑफ 30। तो इन सारे नंबर्स में से देख लें कि कौन कौन फैक्टर ऑफ 30 है। 1 भी फैक्टर ऑफ 30 है, 2 भी फैक्टर ऑफ 30 है, 3 भी फैक्टर ऑफ 30 है, 5 भी फैक्टर ऑफ 30 है, सिर्फ 4 नहीं है। तो 200 में से 35 माइनस कर दे, वो आपका आ जाएगा 165। तो 165 डिवाइडेड बाय 200 कितना बनता है? 0.825। कैलकुलेटर वाला पेपर है तो आपने परसेंटेज में लिखना है, परसेंटेज में लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में नहीं रखते। फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात। ये किसने कहा? आपने कहा था। ये मैंने कब कहा है कि प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में लिखते हैं? आपने स्कूल में कहा था। और बाजी मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, वो पेपर 1 में कहा होगा कि पेपर 1 में फ्रैक्शन में लिखते हैं। ये पेपर 2 है। सर आमना एंड वी हैड अ होल फाइट ओवर दिस, आपने कहा था। नो, आई वुड नेवर से दैट। आई डू नॉट से सच थिंग्स। अच्छा हाँ, क्या कह रहे हैं? नहीं सही है, जिसमें मर्जी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। 165 निकाला है, इसका एक नंबर है। नहीं, 165 का एक नंबर। अच्छा, बी पार्ट कह रहे हैं कि द स्पिनर spun 3000 टाइम्स, एस्टिमेट द नंबर ऑफ टाइम्स इट लैंड्स ऑन एन इवन नंबर। अगर आपने गलती से वीडियोस देखी हो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालनी होती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स। इस केस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 3000 है, और आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी यूज करनी है? इवन नंबर की। तो इवन नंबर आपके पास कौन कौन से हैं? 2 और 4 है। 35 और 19 को ऐड कर लें, क्या बनता है? 54 ओवर 200। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 टाइम्स 27 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स 27 81 होता है। 810। तो 810 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि आपने पेंटागन का एरिया निकालना है। आई थिंक ये भी कॉमन सेंस है कि पेंटागन जो है वो कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, तो उसका एरिया तो नहीं निकल सकता। आप उसको कंपाउंड शेप में कन्वर्ट करके एरिया जरूर निकाल सकते हैं। अब कंपाउंड शेप का मतलब क्या है कि आप यहां से इसको डिवाइड कर दें, या फिर इसको ट्रेपेजियम में डिवाइड कर लें। आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको कैसे प्रोसेस करना चाहते हैं। तो अगर आप इसको यूं डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू बनेगी 15 माइनस 9 विच इज 6। ये वाली वैल्यू बनेगी 12 माइनस 4 विच इज 8। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने 1/2 बेस इंटू हाइट से, प्लस रेक्टेंगल का एरिया विच इज 4 इंटू 15। इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, ये 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24। तो 60 प्लस 24 इज 84, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए आपको ये वाली साइड की लेंथ जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकालनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, which will turn out to be 6 square plus 8 square, which is under root of 100, which is 10। तो आपका टोटल पेरीमीटर क्या बनेगा? 15 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 10। 50। तो 50। 50 हो गया। बी पार्ट कह रहा है कि आपको सफेयर का वॉल्यूम दिया हुआ है, आपने रेडियस ऑफ द सफेयर निकालना है। बहुत इजी है, मैं नहीं कर रहा। सी पार्ट में जरूर करूंगा। सी पार्ट में कह रहा है कि अ क्यूबॉइड हैज अ डायमेंशन ऑफ 2 6 एंड 22.5। आपने सरफेस एरिया निकालना है। हमेशा सरफेस एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हो? हर सरफेस का एरिया सेपरेटली निकाल के उनको ऐड करते हैं। प्लीज फॉर्मूला मत यूज करिएगा, क्योंकि अगर ओपन क्यूबॉइड हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या बनेगा? फ्रंट वाली सरफेस का एरिया विच इज गोइंग टू बी 22.5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जल्दी हो जाएगा। प्लस सही, सर बेस एरिया और बेस एरिया इंटू हाइट नहीं लग सकता?
वो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। Sorry. अच्छा, प्लस, और बॉटम सरफेस क्या बनता है? 22.5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, बस। नीचे वाली और ऊपर वाली ना, ठीक है। तो इस 384. सबको 384, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट में देखें, वो कह रहा है कि क्यूब ऑफ एज x सेंटीमीटर हैज द सेम सरफेस एरिया एज द क्यूबॉइड। फॉर्म एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। अच्छा, अब क्यूब के केस में आपकी एच की वैल्यू x दी हुई है, तो बच्चे ये कंफ्यूज कर सकते हैं कि पता नहीं बाकी साइड्स की वैल्यू क्या होगी। क्यूब में सारी साइड सेम होती हैं, ठीक है। तो आपके पास एक फेस का एरिया एक्स स्क्वायर आएगा। किसी भी 3D शेप में टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं क्यूब में। तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा? 6x²। वो कह रहे हैं कि आपके क्यूब का सरफेस एरिया इज द सेम एज आपका पिछले वाला सरफेस एरिया, विच इज 384। यहां से 384 डिवाइडेड बाय 6 कर दें। 384 डिवाइडेड बाय 6 क्या आता है? 64। और आप स्क्वायर रूट ले लें 8। 8 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपने फिगर आउट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक 2 minutes and 20 seconds और लेस टू कंप्लीट द पजल। आपके पास जो सारा टाइम दिया हुआ है वो सेकंड्स में दिया हुआ है। 2 minutes और 20 seconds को कंपेयर करने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। तो आप पहले जो है वो काइंडली इसको कन्वर्ट कर लें उसके अंदर, सेकंड्स के अंदर, ताकि आप बेहतर कंपैरिजन कर सकें। क्या बनता है? 140 सेकेंड्स। अब वो कह रहा है कि आपने वो सारे बच्चे देखने हैं जिन्होंने 140 या कम टाइम लिया है अपनी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, विच इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी विच इज विल बी 39, ठीक है। 2 minutes और 20 seconds कितना बनता है? 140 से कम कितने बच्चों ने टाइम दिया? 13 बच्चों ने और 26 बच्चों ने, दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा, सेकंड पार्ट कह रहा है कि आपने मीन निकालना है। आई थिंक वैसे 6 पेपरों में मीन ही निकाल चुका हूं। अच्छा, ये वो है क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था कि आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आपने बनाना होता है, दूसरा उन्होंने बनाया होता है और आपने रिवर्स में वैल्यूज निकालनी होती है। तो उन्होंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना दिया है, आपने ये वाला रिवर्स टेबल फिगर आउट करना है। और इसके लिए भी मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया था कि आप 100 पे वैल्यू फाइंड करें, 150 पे वैल्यू फाइंड करें, दोनों की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो आपकी 100 पे क्या वैल्यू है? 2468। 8। और 150 पे आपकी क्या वैल्यू है? 30। तो 30 - 8 कितना हुआ? 22। उसके बाद दोबारा करें 150 और 200 पे। 150 पे ऑलरेडी निकाली हुई है, 200 पे अब निकाल लें। ये क्या बनी? 66। 66 - 30, 36। और फिर 250 पे निकाल लें। 250 पे आपकी क्या वैल्यू बनी? 112। 112 माइनस 66। 112 - 66 क्या होता है? 66 नहीं होता, 56 होता है। 46। 46 होता है. और 300 पे आपकी वैल्यू 120 है। 120 सब्ट्रैक्ट 112, 8। आपका टेबल फिल हो गया, 2 नंबर मिल गए। वो कह रहे हैं कि मीडियन निकाल दे। मीडियन आपका 50% होता है। 50% ऑफ कितना था? 120। 50% ऑफ 120 60 हो गया। 60 पे अपने ग्राफ पे वैल्यू चेक कर लें कितनी बनती है। तो ये बनती है 160, 170, 180, 190, 195। इस केस में आपके पास मार्जिन अलाउ नहीं करेगा एग्जामिनर, क्योंकि ग्राफ एग्जामिनर ने ड्रॉ किया हुआ है, गलत नहीं हो सकता। अब थर्ड पार्ट कह रहे हैं कि 55% ऑफ द अडल्ट्स टुक बिटवीन 125 एंड k सेकेंड्स टू कंप्लीट द टास्क, ठीक है। तो 125 सेकेंड्स जो हैं आपके पास कहां पर बनते हैं? 125 सेकेंड्स आपके पास यहां पर बनते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 125 और ऊपर वाला जो भी टाइम है उसके दरमियान में जितने भी बच्चे हैं वो 55% ऑफ द टोटल बच्चे हैं।
ठीक है, तो पहले आप 55% ऑफ 120 निकालें। क्या बनता है 55% ऑफ 120? 66. 66। तो इसके बाद 66 आपके यहां पर 125 पर कितने बच्चे थे? 18 बच्चे थे। 18 के अंदर 66 ऐड करें तो क्या बनता है? 84। तो अब जाके 84 पे चेक करें कि आपकी एक्स एक्सिस पे क्या टाइम क्लॉक हो रहा है। इसको ड्रॉप डाउन करें, यहां पर बनेगा 210 एंड 215। तो 215 सेकेंड्स और 125 सेकेंड्स के दरमियान में जितने भी बच्चे हैं, हाँ, ये सारे बच्चे जो हैं ये 55% ऑफ द टोटल है। नहीं नहीं, ये तो आप लोगों के लिए है। मायने में क्या क्लास से परसों फाइनल कुछ चीजें सर्ड्स बता दो कैसे निकालते हैं। 75% ऑफ 120, उस पे जो वैल्यू आएगी वो चेक कर लो। 25% ऑफ 120, उस पे जो वैल्यू आएगी वो चेक कर लो। दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दो तो इंटरकोटाइल रेंज आ जाएगी। ये फॉर्मूला ने एहसन भाई को बताना, देखना तुम्हें वो कितने थप्पड़ मारते हैं। अच्छा, y is equals to x plus 2 is drawn on the grid। वो कह रहे हैं कि आप उसी ग्रिड पे x plus 2y equals to 7 भी ड्रॉ कर दे। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1। 0 मैंने क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट की? क्योंकि अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y की डेसिमल वैल्यू आ रही है, डेसिमल वैल्यू में प्लॉट नहीं कर सकूंगा ग्रिड पे। एस्टिमेट करना है कि उस पर पिक की है मैंने, y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली निकालूंगा। तो 7 माइनस 1 6 होता है, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 होता है। तो इसलिए मैंने ये पिक किया था कि 1,3 मेरे पास एक लाइन आ जाए। उसके बाद मैं दोबारा x की वैल्यू इवन नंबर नहीं यूज करूंगा, x की वैल्यू दोबारा ऑड नंबर यूज करूंगा। तो 3 प्लस 2y इक्वल टू 7। यहां से y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें। जो लाइन ये आपकी लाइन बन गई। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि आप अपने ग्राफ को यूज करके एस्टिमेट करें साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस। जब आप निकालते हैं इक्वेशन का आंसर तो ग्राफ पे वो क्या पॉइंट होता है? साइमल्टेनियस इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? जी मूसा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? जी आमना, जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस की ग्राफिकल जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? इंटरसेक्ट करते हैं। जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सोल्यूशन जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो आप देख लें वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1,3 पे। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। ठीक है, कुछ भी नहीं, वो इसलिए दी हुई थी कि इस ग्राफ को यूज करके सोल्यूशन निकाल दो। अब वो कह रहे हैं कि आपने इन तीनों रीजन्स के अकॉर्डिंगली एरिया शेड करना है। दो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। राबिया, ये जो तीसरी इक्वेशन है ये किस चीज की इक्वेशन है? वर्टिकल लाइन की, हॉरिजॉन्टल लाइन की, या स्लांटेड लाइन की? एक सेकंड है यार, राबिया को तो रिप्लाई करना है तो चुप कर। हाँ हाँ, बोलो राबिया, राबिया बेटा बोलो। वेरी गुड, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है। तो x इज इक्वल टू 5 पे जाके आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। और अब तीनों लाइंस के अकॉर्डिंगली रीजन शेड करना है। तो रीजन शेड करते वक्त हमने ये भी डिसाइड किया था कि आपके रीजन रीजन शेड करने के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। पहला, y आपका पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, y के अकॉर्डिंगली सारा रीजन डिसाइड होगा। y लेस देन है तो नीचे वाला रीजन शेड करेंगे, y ग्रेटर देन है तो ऊपर वाला रीजन शेड करेंगे। और y पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव y के साथ आप डिसाइड नहीं कर सकते।
अदरवाइज आप ये जरूर कर सकते हो कि नेगेटिव वाई के अकॉर्डिंगली जो भी रीजन बन रहा हो उसका उल्टा शेड कर दो, ठीक है। तो एक लाइन के लिए नीचे वाला रीजन, इसके लिए नीचे वाला रीजन, इसके लिए ऊपर वाला रीजन बन रहा था, और इसके लिए बैकवर्ड रीजन बन रहा था। हेंस तीनों का कॉमन जो है वो दरमियान में ट्राइंगुलर रीजन हो गया। इन पूरे रीजन को शेड करके इसके ऊपर आर लिख दें। आर में लिखेंगे तो एक नंबर कट जाएगा, ठीक है, शेड भी करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि पॉइंट जी जो है वो एक पॉइंट है आपका इस रीजन में, कहीं पर भी है, ये नहीं बताया हुआ कहां पर है। सिर्फ उसने ये बताया हुआ है कि एक्स और वाई जो है उस पॉइंट के दोनों इंटीजर वैल्यूज है, विच मींस डेसिमल पॉइंट आपने कोई कंसिडर नहीं करना। बस वो ये कह रहा है कि आपका पॉइंट जी जो है वो बाउंड्री पर भी लाई नहीं करना चाहिए, विच मींस अंदर अंदर ही रह के आपने पॉइंट्स ढूंढने हैं। आप नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस बता दें, तो सारे जाके देख लो कि कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू बन रही है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, एंड दैट्स इट। अच्छा, इस तरह का एक और पास्ट पेपर में क्वेश्चन है, उसने दोबारा यही कहा था कि आप जाके फाइंड करो कि कितनी इंटीजर वैल्यूज बन रही हैं। बच्चों ने क्या किया, जिस तरह हमने अभी कॉर्नर्स गिने हैं उसी तरह कॉर्नर्स गिने और उसका आंसर 3 आ रहा था, उन्होंने 3 लिख दिया। वो क्वेश्चन गलत था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि जो एक्स एक्सिस की वैल्यू थी वो एक एक के गैप पे नहीं, वो दो दो के गैप पे लिखी हुई थी। तो दो दो के गैप का मतलब ये है कि सेंटर वाली वैल्यू भी इंटीजर वैल्यू ही थी। तो टेक्निकली उसके पॉइंट 3 नहीं, उसके पॉइंट 6 बनने थे, ठीक है। तो सारे मार्क कट गए, एक ही मार्क का क्वेश्चन है। तो प्लीज हमेशा जो है वो एक्सेस को एक दफा देख ले करें कि वो 1 यूनिट पे लिखी हुई है, 2 यूनिट पे लिखी हुई है। अब उसके बाद वो कह रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट एक उस पॉइंट जी का ऐसा कोऑर्डिनेट है जिसमें एक्स की वैल्यू 1 ग्रेटर है देन दी एक्स कोऑर्डिनेट। तो आप एक काम करें, आप सारे कोऑर्डिनेट्स लिस्ट डाउन कर लें और उसमें देख लें कि किस किस कोऑर्डिनेट में वाई की वैल्यू एक ग्रेटर है। तो जिसमें भी होगी उसको आप यूज कर लें, या फिर डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि 2 के साथ एक पॉइंट विच इज 2,3, ये वाला ठीक है। 3 के साथ 3 बन रहा है, ये नहीं चलेगा। 3 के साथ 4 बनेगा, चल गया। 4 के साथ 2 नहीं चलेगा। 4 के साथ 3 नहीं चलेगा। 4 के साथ 4 नहीं चलेगा क्योंकि y ग्रेटर होना चाहिए। 4 के साथ 5 चलेगा। 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस बन रहे हैं, इसका आंसर 3 कर दें और कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। 2,3 है, 3,4 है और 4,5 है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन, वो कह रहा है कि पहले 8 सेकंड्स में एक्सेलरेशन निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है। सिंपल ग्रेडियंट निकालना है y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये 6/8 बन गया विच इज 3/4। अब किसी को शौक है तो 0.75 लिख ले, अगर 3/4 लिखना चाहते हैं तब भी चलेगा, कुछ नहीं होता। फिर वो कह रहा है कि आप बता दें 8 से 90 के दरमियान में आपकी मोशन के साथ क्या हो रहा है। अगर आप एक्सेलरेशन की टर्म्स में बताना चाहते हैं तो आपकी एक्सेलरेशन 0 है। अगर आप स्पीड की टर्म्स में बताना चाहते हैं तो आप लिख दें कि स्पीड इज कांस्टेंट, आपकी अपनी मर्जी है। फिर थर्ड पार्ट कह रहा है कि वही वाला कि टोटल डिस्टेंस जो है वो आपको दिया हुआ है 558, आपने टी की वैल्यू निकालनी है। तो जो नोन रीजन हैं उनका एरिया निकाल के 558 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। आपके पहले वाले रीजन का एरिया क्या बनता है, 1/2 8। उसमें वो फिर वो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पैरेलल वैल्यूज, बल्कि इसमें शायद आसान ही है, लगा लो लगाना। ओके, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा देते हैं। वो कह रहे हैं ट्रेपीजियम लगा दे, 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू एरिया। एरिया इस केस में आपका डिस्टेंस होता है विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एज 558। फॉर्मूला लाजमी लिखना है, फॉर्मूला नहीं लिखोगी तो एक नंबर कट जाएगा। अब फ्रॉम द फॉर्मूला जो फॉर्मूला शीट में लिखे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर बच्चे ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लिखा था, उसका एक नंबर काट लिया उन्होंने। अच्छा, हाइट क्या बनती है, हाइट आपके पास 6 बन रही है ट्रेपीजियम की। पैरेलल साइड्स क्या बन रही हैं, एक आपकी पैरेलल साइड पूरी टी है, दूसरी आपकी पैरेलल साइड 90 और 8 का गैप है विच इज 82। तो ये बन रही है 82
प्लस टी। 2 और 6 कैंसल आउट हो जाएंगे, 3 हो गया। 558 को डिवाइडेड बाय 3 कर लें। 558 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है? 186। 186 में से 82 सब्ट्रैक्ट कर दें, 104। तो 104 टी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपने 6 मीटर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। अगर आप फौरी करना चाहते हैं तो बाय ऑल मींस आप फौरी करें मेरी तरफ से, मैं इस फौरी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो स्मार्ट थोड़ा सा एक्ट करें, 6 और एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3.6, तो ये हो जाएगा 18। 18 प्लस 2.4 20.4। 21.6। इसकी मार्किंग स्कीम देखते हैं कि उसने इसमें क्या कहा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, हाँ जी, उसने बस यही कहा हुआ है कि आपने जो है ना वो यही करना है, 21.6 आंसर निकालना। अच्छा, बी पार्ट कह रहा है कि अ कार ट्रेवल्स 352 किलोमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट अपर बाउंड लोअर बाउंड है, खुद ही कर लीजिएगा, मैं नहीं देख रहा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सिलेबस से बाहर है, मेट्रिसेस का, इसको इग्नोर कर दें। है, निकल गया हुआ है। सी पार्ट जो है ये सेकंड पार्ट इसका निकल गया हुआ है, हमने सिर्फ पहला पार्ट करना है। डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। अगर आप ए को बी पर देखो तो क्या हुआ हुआ है? और ट्रांसलेशन के बाद आपने वेक्टर भी बताना होता है। तो ए के पॉइंट को पकड़ लो। नहीं, ये देख लो कितने पॉइंट्स पीछे गया है, 4 डब्बे पीछे गया है, 3 डब्बे ऊपर गया है। तो -4 एंड +3 आपका वेक्टर हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि आपने पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और वो 16.7 आनी चाहिए। ये आप देख लें, उसने आपको एंगल जो है वो भी बताया नहीं हुआ, बट आप सिंपल वो लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम। तो 20 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर रूट। तो यहां से आपके पी क्यू की वैल्यू इंशाल्लाह 16.7 मीटर ही आएगी, ठीक है। बी पार्ट देखिए, वो कह रहा है कि आपने एंगल आर क्यू एस फाइंड करना है। अब आर क्यू एस जो एंगल आपने फाइंड करना है वो ये वाला आपका एंगल है, ये वाला एंगल है, ठीक है। अब इसमें अगर आपने ये ज्यूम किया हुआ था कि नीचे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, उसने वो सारी चीज जो है वो तो आपकी एक्सक्लूड कर दी है कि भाई वो तो नहीं बन रहा। या 90 डिग्री बन रहा है, एक सेकेंड। वो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन भी उसने दिया हुआ है एस से, विच इज 36। ओके, नहीं। अच्छा, अब अगर आप देखें तो नीचे वाला ट्राइंगल अगर आपने यूज करना है तो मैं एक दफा उस ट्राइंगल को बाहर निकाल के बना देता हूं। इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली आपके पास आर क्यू की वैल्यू इज 11, ये वाली वैल्यू इज 30। ये वाली वैल्यू आपने निकालनी है, बट ये वाली वैल्यू जो है वो कोसाइन रूल से निकल सकती है, लेकिन आपको क्यू एस की वैल्यू नहीं पता। तो इसलिए उसने आपको दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ था कि पहले आप ट्राइंगल पी क्यू एस यूज करें, और पी क्यू एस यूज करने के बाद 16.7 एडजेसेंट की आपने वैल्यू निकालनी है। ऑपोजिट आपको गिवन है, ये tan रेशो आ जाएगी। tan 36 इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। यहां से y की वैल्यू बनेगी 16.7 डिवाइडेड बाय tan 36। क्या आती है तो कोई बता दे। 22.99. 22.99। 22.99 जो है आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमने कोसाइन रूल के दो वेरिएशन पढ़े हुए हैं, एक आपकी साइड वाली वेरिएशन है, दूसरी आपकी एंगल वाली वेरिएशन है। यहाँ पर सिंस आपने एंगल निकालना है तो एंगल वाली वेरिएशन यूज करें। कोसाइन रूल का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए फॉर्मूला लिखने के आपको 1 नंबर मिलेगा कि आपने रीअरेंज किया। तो cos x
cos c equals to a square plus b square minus c square divided by 2ab। अब ये आपका पेयर है जो दोनों सी की वैल्यूज में जाएगा। पहले वाली सी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो उसकी जगह एक्स हो जाएगा। ए की वैल्यू किसी भी तरह अरेंज कर लें, फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं 23 यूज कर रहा हूं। सी की वैल्यू 30 होगी, डिवाइडेड बाय 2 into 11 into 23। कभी भी इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में ना सॉल्व किया करें, पहले राइट साइड को एक दफा पूरी को कैलकुलेटर में डाल लें और देख लिया करें कि आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही हो तो नेगेटिव का साइन इग्नोर करके कॉज इनवर्स निकाला करें और फिर नेगेटिव के को कॉम्पनसेट करने के लिए 180 माइनस कर दिया करें। ठीक है, क्योंकि 180 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। तो पहले बता दें कि कॉज एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, नेगेटिव तो नहीं आ रही, क्या आ रही है भाई? मैंने कॉज इन्वर्स करने को नहीं कहा, सिर्फ राइट साइड की वैल्यू। minus 261 हो सकती है, 0.495. माइनस 495. 0.495। इस माइनस का मतलब है कि आपका जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, तो आप माइनस को इग्नोर करें। minus आप माइनस को इग्नोर करने से के बाद सिर्फ सिंपल कॉज इनवर्स की वैल्यू बताएं क्या आती है। कॉज इनवर्स 0.9 60.3। और अब कॉम्पनसेट करने के लिए 180 सब्ट्रैक्ट 60.3, 119.7। ठीक है, फिर आपने ये क्यों किया 180 में से माइनस? क्योंकि बासिम आपका एंगल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और कॉज नेगेटिव का मतलब होता है ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल आपका जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसलिए नेगेटिव को पहले इग्नोर किया है। ओके सर। क्या? वो नहीं मैं बता रहा। अच्छा, उसके बाद सी कह रहा है कि अ थर्ड रोप इज अटैच टू पॉइंट पी, फ्रॉम पॉइंट पी टू अ पॉइंट टी। टी पी क्यू की उसने वैल्यू आपको बताई हुई है, वो कह रहा है कि पी टी की वैल्यू निकाल दें, सिंपल साइन रूल से निकल आएगी। एक्स ओवर साइन 97 और ये वाला एंगल कितना बनता है? 180 से माइनस करके बता दो। 40. सॉरी, तो ये आ जाएगा 16.7 ओवर साइन 43। एक्स की वैल्यू निकाल के बता दो। 24.30. 24.3। अच्छा, ये 4 वाट का क्यों था भाई? मैं भी ये सोच रहा हूँ। हाँ, 24.3 आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कह रहा है कि डीई की लेंथ जो है वो 20 है, अंडर रूट 20 है आपके पास, आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है, ई की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल यहाँ पर वो लगा दे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? E-4 होल स्क्वायर प्लस E-6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 20। स्क्वायर रूट दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको एक्सपैंड कर दें, ई स्क्वायर माइनस 8E प्लस 16, ई स्क्वायर माइनस 12E प्लस 36 इक्वल टू 20। ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, विच इज ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। फिर सिंप्लीफाई कर लें, इसका फॉर्म पकड़ लो। 2E स्क्वायर माइनस 20E
और 16 और 36 कितना होता है? 52, 52 माइनस 20, 32 इक्वल्स टू 0। अब इसके ऊपर जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला खुद ही लगाते रहिएगा, मुझे बस ई के दो आंसर बता दें जो आ रहे हैं। कैलकुलेटर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 8 बता और 2 आ रहा है। दें। 8 एंड 2, तो आपके कोऑर्डिनेट्स बने 8 8 एंड 2 2। उसके बाद बी पार्ट में वो कह रहा है कि आपके पास पॉइंट एफ है, इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, वो मैंने नहीं लगाया। ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि एफ आपके पास एक पॉइंट है और ग्रेडियंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी एफ इज 3/2। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट 3/2 है, तो एक्चुअल लाइन का क्या ग्रेडियंट रहा होगा? -2/3। तो आप डी एफ का ग्रेडियंट निकाल लें, तो डी एफ का ग्रेडियंट क्या बना? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल्स टू -2/3। तो 6 माइनस 5f ओवर 4 प्लस एफ -2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बिकम 18 माइनस 15f, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 एंड -2f। 15 को उधर ले जाएं, 8 को इधर ले जाएं, ये 24 बन गया। 15 उधर जाके, सॉरी ये 26 बन गया। 13, तो f की वैल्यू 2 आ गई। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बड़े इजी सी नंबर दिए हैं, 4 नंबर। अच्छा, सेकंड पार्ट कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसी दिखती है, आप जो है ना के की वैल्यू बता दें। तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन या तो निकाल लें, या फिर आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन मिड पॉइंट में से पास करती है, तो मिड पॉइंट निकाल लें। मिड पॉइंट निकालने के बाद उसको सब्सटीट्यूट करें तो के की वैल्यू निकल आएगी। आपकी अपनी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हो। डी की वैल्यू थी 4,6, एफ की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास अभी? 2 है, तो इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो -2 और 10 बन जाएगा। मिड पॉइंट निकालें, 4 - 2 over 2, 6 + 10 over 2, which is going to be 1 and 8। मिड पॉइंट आ गया, इसको सब्सटीट्यूट कर दें। y की जगह 8 सब्सटीट्यूट करेंगे, x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहां से k की वैल्यू आएगी 16 - 3 13। अदरवाइज आपके पास दूसरा तरीका ये था कि आप 1 8 पॉइंट निकाल चुके हैं, ग्रेडियंट आपको 3/2 गिवन है, आप y mx + c यूज करें और वहां से इक्वेशन फाइंड कर लें। वहां पर जो भी c की वैल्यू आ रही होगी वही आपकी k की वैल्यू होगी। 5f था वहां पर, f का कोऑर्डिनेट -f और 5f था, -f और 5f था। तो -f की जगह -2 हो गया और 5f की जगह 10 हो गया।